दोस्तों, शिक्षा सूत्र के इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में नोटिफिकेशन का बटन दबा देंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी सूचना आप लोगों को तुरंत से तुरंत हो जाए। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में संविधान के बारे में एक परिचय सत्र का परिचय सत्र हुआ था। उस परिचय में ये उस बिंदु तक पहुंचे थे कि भारत में संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन हुआ था। तो उसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे कि संविधान सभा किस तरीके से कार्य कर रही थी एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी। तो दोस्तों, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य था संविधान निर्माण। तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में यह विस्तार पूर्वक बतलाया गया था कि संविधान सभा का गठन किस प्रक्रिया से होगा, सदस्यों की संख्या कितनी हो गई और ये जो सदस्य हैं वो किस तरीके से चुनकर आएंगे। तो उसी आधार पे ये संविधान सभा के सदस्यों का चयन हुआ था। तो इस प्रस्ताव के अनुसार सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। ये 389 जो सदस्य थे वो तीन तरह के सदस्य थे। पहले वर्ग में वो सदस्य आते थे जो अलग अलग प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे, जहाँ पे कि उन प्रांतों में 45 और 46 में चुनाव हुआ था और वहाँ एक सरकार बनी थी। तो उन प्रांतों से चुनकर आए हुए सदस्यों के द्वारा प्रतिनिधि बनाकर संविधान से सभा में भेजा गया। ऐसे 292 सदस्य थे। ये प्रथम वर्ग के थे जो कि प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। दूसरे तरह के जो सदस्य थे वो देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। देशी रियासतों पर राजा राजवाड़ों का शासन था। तो संविधान सभा में राजा राजवाड़ा खुद के द्वारा मनोनयन कर अपना प्रतिनिधि भेजते थे। उन्हीं भेजे गए प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान सभा में उनका प्रतिनिधित्व हुआ। तीसरे वर्ग के जो सदस्य थे वो कमिश्नरी से आए थे। इनकी संख्या 4 थी। देशी रियासत से जो आए थे वो कुल 93 थे। अब कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बतलाया गया था कि सदस्यों का चयन किस आधार पे होगा। तो जो चुनाव होने थे वह अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया के आधार पे होने थे और चुनाव दलीय आधार पे लड़ा जाना था। मतलब कहने का अर्थ है कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, जो प्रतिनिधित्व मिला था, वो दलीय आधार पे मिला था। तो प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें ज्यादा थी, कांग्रेस का प्रभुत्व था। भारत में उस समय कुल 11 प्रांत थे, जिसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी थी और 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी और एक जो प्रांत था वहाँ पे मिली जुली सरकार बनाई गई थी। अतः संविधान सभा के सदस्यों में कांग्रेस से संबंधित सदस्यों की संख्या ज्यादा थी। उसके बाद मुस्लिम लीग से आने वाले सदस्यों की संख्या थी और कुछ स्वतंत्र और छोटे दलों से भी प्रतिनिधि संविधान सभा में चुने गए थे। दूसरी बात क्या थी कि इन सदस्यों का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। कहने का अर्थ यह है कि सदस्यों का चुनाव किसी सार्वभौमिक मतदान प्रणाली के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि इनका आधार मनोनयन और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चयन के आधार पर हुआ था। अगले बिंदु पे हम लोग आते हैं। तो कुल सदस्य संख्या जो निर्धारित की गई थी वह सदस्य संख्या एक अनुपात के आधार पर निर्धारित की गई थी। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सदस्य का अनुपालन किया गया था। उसी अनुसार से प्रांत और देशी रियासतों में
कुल सदस्य संख्याओं की का निर्धारण हुआ। कुल सदस्य संख्या का निर्धारण हुआ। साथ में यह इस संविधान सभा के सदस्यों के चयन में इस बात का ध्यान रखा गया कि जो सदस्य चुन के आए वो समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करें और क्षेत्रीयता के आधार पर भी पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मिले। इस संविधान सभा में जो सदस्य चुनकर आए थे उसमें अनुसूचित जाति से 26 सदस्य आए थे, अनुसूचित जनजाति से 33 सदस्य आए थे और 15 महिलाएं चुनी गई थी। कुछ महिलाओं में जो प्रमुख नाम है वो है सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, पूर्णिमा बनर्जी, विजयलक्ष्मी पंडित एवं दुर्गाबाई। अब आते हैं कि संविधान सभा की कार्यवाही किस तरह, इस पर आने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात कि ये 389 सदस्यों की जो संख्या थी यह उस समय अविभाजित भारत की बात है, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया और उसने अपनी मांग रखी कि पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो 1947 में भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट के रूप में सामने आए, मतलब देश का विभाजन हुआ। तो उस विभाजन के उपरांत ये 389 की जो सदस्य संख्या थी वो भारत और पाकिस्तान में अलग अलग विभाजित हो गई। 389 में 299 सदस्य भारत में रह गए और बाकी के 90 पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। 299 सदस्यों में भारत में जो 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा के थे उसमें 229 प्रांतों से आते थे और 70 देशी रियासतों से आते थे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, ये कहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो दोस्तों, प्रारंभ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चयन बंगाल प्रांत से हुआ था। इसके पीछे का कारण यह था कि ऐसे अंबेडकर महाराष्ट्र से आते थे, परंतु कांग्रेस इन्हें अपना प्रतिनिधि बना के संविधान सभा में भेजना नहीं चाहती थी। वैसी स्थिति में मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्हें संविधान सभा में भेजा गया। परंतु जब देश का विभाजन हुआ तो अंबेडकर जिस क्षेत्र से चुन कर आए थे वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। वैसी स्थिति में अंबेडकर पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य बन गए। तब उन्होंने पाकिस्तान के संविधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और यहाँ पे कांग्रेस ने उन्हें मुंबई प्रेसिडेंसी से अपना प्रतिनिधि बनाकर संविधान सभा में भेजा। तो यह महत्वपूर्ण है, अंबेडकर के बारे में यह पूछा जा सकता है। तो पहले वो मुस्लिम लीग के समर्थक उनसे बंगाल से आए थे और बाद में कांग्रेस की मदद से या कांग्रेस के का प्रतिनिधित्व करते हुए मुंबई प्रेसिडेंसी से आए थे। अब आते हैं कि संविधान सभा की जो कार्यवाही हुई उसमें कुछ बैठकें थी जिसमें महत्वपूर्ण डेट जो है सो कुछ इस तरीके से है। तो 9 दिसंबर 1946 इस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। अब इनके अध्यक्ष चुने जाने का वजह वरिष्ठता थी, अर्थात सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया। इसी तिथि को एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया, संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया और बी.एन. राव को
11 दिसंबर 1946 को ही BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। HC मुखर्जी मुख्य संविधान सभा के मुख्य योजनाकार भी थे एवं संकलन का काम भी यह देख रहे थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव में यह उद्देश्य बतलाया गया था कि जो हम संविधान निर्माण करने वाले हैं वह उसका गुण एवं चरित्र किस तरीके का होगा, वह किस तरीके का संविधान होगा। उसमें यह बतलाया गया था कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। यहाँ के नागरिकों को न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा। अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ में वैसे नियम कानून बनाए जाएंगे जो विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दे। तो ये संविधान की मूल बातें थी जिसपे कि संविधान का निर्माण किया जाना था। और इसी के आधार पे यह प्रस्ताव जब 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित हुआ, तब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में मूल संविधान में प्रस्तावना के रूप में कुछ संशोधित करके शामिल कर लिया गया। अब जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। इस दिन जो है सो सारे सदस्यों के हस्ताक्षर हुए। उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे, तो इन्हीं 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए और इसी दिन से इस संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। आंशिक रूप से कहने का मतलब है कि इस तिथि को संविधान के सारे प्रावधान को लागू नहीं किया गया था, बल्कि 16 अनुच्छेद जो है उन्हीं को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। पूर्ण रूप से लागू करने का मतलब है कि संविधान के सारे अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी के चयन का भी एक इतिहास था कि इस तिथि को क्यों लाया गया, इस तिथि से क्यों लागू किया, क्योंकि ये हमारे जो है सो इसी तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में भी हर साल मनाते हैं। लेकिन ये 26 जनवरी जो डेट चुना गया, इसके पीछे का वजह यह था कि 1930 में लाहौर में सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और उस दिन झंडा फहराया गया था स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में। उसी तिथि को यादगार रखने के लिए 26 जनवरी का चयन हुआ था। अब हम आते हैं कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी। संविधान निर्माण जो हुआ उसमें कार्यप्रणाली किस तरीके से रही, कैसी रही, और कोई भी जब नियम, कानून या विधान शामिल किया जाता था तो उसकी प्रक्रिया क्या होती थी। तो दोस्तों, संविधान सभा में ऐसे तो 299 सदस्य थे, लेकिन 6 लोगों की भूमिका जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त BN राव और HC मुखर्जी ये 2 प्रशासनिक अधिकारी थे जिनका की योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। तो 6 जो सदस्य थे उनमें महत्वपूर्ण थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर। इनके अतिरिक्त KM मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी। तो संविधान सभा के कार्य करने का तरीका क्या होता था, जरा इसको समझें। तो संविधान सभा ने अलग अलग समितियां बनाई हुई थी। कुल 13 समितियां बनी थी। ये समितियां अलग अलग विषयों के आधार पर बने हुए थे और संबंधित समिति अपने अंतर्गत आने वाले विषय पे गहन अध्ययन करती थी और साथ में उन विषयों को अखबारों में भी प्रकाशित किया जाता था। इस अखबारों में प्रकाशित होने से
एक लोक भावना या जन भावना विकसित होती थी कि आम आम भावना क्या चाहती है वो अमुक विषय पे, तो वो भावना पुनः जो है सो अखबारों में प्रकाशित होती थी। इससे जो है संविधान सभा के सदस्यों को आम भावना का पता चलता था। उसके उपरांत उस विषय पे आम भावना जान लेने के बाद संविधान सभा के सदस्यों के बीच में भी चर्चा चलती थी। उसके गुण दोष एवं पर विचार होता था, वाद विवाद चलती थी, उसको किस तरीके से लागू किया जाएगा, लागू करने में क्या कठिनाइयां आएंगी, या आगे भविष्य में इसका किस तरीके से उपयोग या दुरुपयोग हो सकता है, उन सारी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा होती थी। उन चर्चाओं के उपरांत अंततः एक मत निर्धारण होता था जिस पर लोग सहमत होते थे कि नहीं अमुक विषय पर यह होना चाहिए, तो उस बात को मान लिया जाता था और उसको प्रारूप समिति अंतिम रूप देती थी। अंतिम रूप देने के बाद यह संविधान में एक प्रावधान के रूप में शामिल कर लिया जाता था। तो जो 13 समितियां बनी थी उसमें 8 महत्वपूर्ण थी। तो जवाहरलाल नेहरू जो कुछ समितियों का महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता कर रहे थे वो थे संघ से संबंधित समितियां, दूसरी संघ संघ से संबंधित संविधान, मतलब संघ मतलब भारत, भारत का संविधान, और संघ की शक्ति मतलब भारत की शक्ति, राज्य की शक्ति, और राज्य यहाँ राज्य कह रहे हैं तो प्रांत, प्रांतों से संबंधित संविधान। इनसे संबंधित जो समितियां थी उनकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और एक बात इस तरीके से भी याद रख सकते हैं इसको कि 1946 के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पे 2 बातें हुई थी। एक तो संविधान सभा का गठन हुआ था, दूसरी जो बात हुई थी वह थी कि अंतरिम सरकार का गठन किया गया था जिसके जिसके प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वो प्रधानमंत्री थे अंतरिम सरकार के, और एक 14 सदस्यीय एक मंत्री परिषद गठित की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू एक प्रधान काम चलाऊ प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर रहे थे। अतः संघ से संबंधित जो भी संघ का प्रधान कार्यवाहक प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो संघ से संबंधित सारी शक्तियां जो होंगी वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत निहित होंगी। अतः उसको उस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल प्रांतों से संबंधित जो मामले थे उन समितियों को वो देख रहे थे। इसके अतिरिक्त मूल अधिकार से संबंधित जो विषय थे उससे जो संबंधित समिति थी वह, और अल्पसंख्यक, इन 3 समितियों की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अतः उनकी मुख्य जिम्मेवारी जो थी संविधान सभा को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी थी। अतः जो है सो उससे इसको संविधान सभा की बैठकें इत्यादि आयोजित करने, उसके नियम, उसके प्रश्न किस तरीके से उठाएंगे, वाद विवाद किस तरीके से होगा, इन सारी चीजों का जो नीति नियम निर्धारण वो अध्यक्ष ही तो करता है। तो अतः जो है सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। इसको इस तरीके से याद करते हैं कि संविधान सभा के संचालन के लिए अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है। तो संचालन और उसके प्रक्रिया संबंधी नियम, इन 2 समितियों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। अब आते हैं संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति। इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग तैयार करना, प्रारूप तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना। तो इस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। यह 7 लोगों की समिति थी जिसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। 6 अन्य सदस्य भी थे जिसमें 2 महत्वपूर्ण जो सदस्य थे वो थे के.एम. मुंशी और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो हमने पहले
चर्चा किया कि कोई भी विषय पे से संबंधित विधान जो शामिल किया जाना था संविधान में, उसके संबंध में एक बृहत बात विचार विमर्श चलता था और एक जो अंतिम जो मत निकल कर आता था, उन उन मतों को लेकर अंतिम रूप से प्रारूप समिति उसको संकलित करवाती थी, मतलब कि अंतिम रूप देती थी और उसको जो है सो संविधान में शामिल किया जाता था। तो वही थी प्रारूप समिति की, शुरू से लेके अंतिम तक एक ड्राफ्टिंग तैयार करके उसको अंतिम रूप देना। अब आते हैं कि ये जो 6 लोग जो थे, इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अतिरिक्त BN राव और HC मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो एज ए प्रशासक या प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे थे। BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। इन्होंने अलग अलग देशों के, भारत से बाहर के अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया और वहाँ से अगर कुछ विधान या जो लेने योग्य हो वैसी चीज़ों को लेकर आते थे और हमारे संविधान सभा में उसकी चर्चा होती थी, उसके गुण दोष के बारे में अध्ययन किया जाता था। तो ये सारा जिम्मा जो है अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन और कुछ लेने वाली चीज़ों का संकलन, ये सब काम जो है सो BN राव के जिम्मे आता था। और किसी विषय को लाने में उसकी वैधानिक या कानूनी उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, अड़चन क्या हो सकती है, उन सारी चीज़ों का सलाह देना भी BN राव का मुख्य काम था। HC मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे और साथ में यह मुख्य योजनाकार थे एवं संकलन का जिम्मा भी इन्हें ही सौंपा गया था। अर्थात संविधान सभा की बैठक वगैरह, इन सारी चीज़ों की योजना बनाना, कौन सी समिति क्या करेगी, किसका क्या टाइम टेबल होगा, कब क्या, इन सारी चीज़ों की योजना बनाने का काम HC मुखर्जी के जिम्मे था। और संविधान सभा में संविधान के विषय में अलग अलग विषयों में जो ड्राफ्टिंग होने के बाद उसका संकलन जो करना होता था, वो संकलन करने का भी काम इन्हीं HC मुखर्जी के जिम्मे था। तो कुल ये 8 लोग हमारे संविधान के मेन फ्रेम वर्कर थे और बाकी लोग जो है उनकी भूमिकाएं अलग अलग थी। अब आते हैं कि ये संविधान सभा जो बनी, ये इसके स्वरूप में परिवर्तन आया। इसके गठन से लेकर इसके भंग होने तक इसके स्वरूप में जो है सो परिवर्तन आता गया। उसको हम जानेंगे कि इसके स्वरूप में किस तरीके का परिवर्तन आया और ये किस तरीके से काम की। तो इसका प्रथम चरण जो आता है वह 6 दिसंबर 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक का, अर्थात संविधान गठन के प्रक्रिया, संविधान सभा के गठन से लेकर के देश के आजाद होने तक के कालखंड को प्रथम चरण कहते हैं। इस कालखंड में क्या हुआ कि संविधान सभा ऐसे तो एक स्वतंत्र इकाई थी, लेकिन इसका नियंत्रण ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन था और साथ में यहाँ भारत में बैठे हुए वायसराय भी इस पर नियंत्रण रखते थे। अतः इस समय संविधान सभा एक संप्रभु इकाई नहीं थी। इसी आधार पे समाजवादी नेता और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े नेता इस संविधान सभा का विरोध करते थे कि यह एक संप्रभु इकाई नहीं है। अब आते हैं इसका द्वितीय चरण। द्वितीय चरण देश के आजाद होने से लेकर इसके संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने तक की है। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच में। उस समय इसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया। भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पे संविधान सभा जो है अब ब्रिटिश पार्लियामेंट और वायसराय के नियंत्रण से बाहर आ गई और अब यह पूरी तरह से संप्रभु इकाई बन गई। संप्रभु इकाई बनने का मतलब होता है कि यह संविधान सभा अब
किसी भी विषय पर स्वच्छंद निर्णय ले सकती थी, स्वतंत्र निर्णय लेकर उस पर कानून बना सकती थी। साथ ही ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी कानून को अस्वीकार कर सकती थी, उसको शामिल नहीं कर सकती थी अगर उसकी इच्छा ना हो, या पुराने जो कोई कानून हो तो उस कानून को परिवर्तित कर सकती थी। अतः इस यह संविधान सभा अब पूर्ण रूप से सार्वभौमिक थी। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण जो कार्य था वो एक विधायिका के रूप में कार्य करने का था। विधायिका का मतलब था कि उस समय देश को स्वतंत्र जब हुआ और संविधान बनने की प्रक्रिया में थी, तो देश को चलाने के लिए कुछ न्यूनतम कानून की आवश्यकता थी। उन कानूनों को लागू करना इसी विधायिका के जिम्मा दिया था। विधायिका अर्थात कि वही संविधान सभा अब एक विधायिका के रूप में भी कार्य कर रही थी। तो ये संविधान सभा की जब संविधान निर्माण का कार्य करती थी और एक संविधान सभा के रूप में इसकी बैठकें होती थी, तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन इसकी बैठक जब विधायिका के रूप में होती थी, उन बैठकों की अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे। यही जीबी मावलंकर प्रथम लोकसभा चुनाव होने के बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। अब जो है सो इसका संविधान सभा का तृतीय चरण आता है। ये चरण है जब संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया और प्रथम लोकसभा के चुनाव के बाद पहले लोकसभा का गठन हुआ। तो इस काल में क्या हुआ कि संविधान सभा का जो मूल कार्य था संविधान निर्माण, वो पूरा हो चुका था। अतः अब वो अनिवार्यता समाप्त हो चुकी थी। अब संविधान सभा एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य कर रही थी। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा मिला के और राष्ट्रपति को मिला के आज संसद बनती है। लेकिन तो उस समय में जो है सो ये पूरी शक्तियां जो है सो इसी संविधान सभा में निहित थी, जिसको कि अस्थायी संसद कहा जाता है। 1951 में प्रथम आम चुनाव हुआ एवं मार्च 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ। इस गठन के उपरांत ये जो संविधान सभा थी वो खुद ब खुद भंग हो गई या समाप्त हो गई। तो ये जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया चली वो काफी लंबी चली। संविधान बनने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इस मूल संविधान के 22 भाग हैं। इसमें 8 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। यही वर्तमान में 22 भाग बढ़कर 25 हो गए एवं 8 अनुसूची बढ़कर 12 अनुसूची हो गए एवं 395 अनुच्छेद बढ़कर 445 से अधिक अनुच्छेद हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का डिस्कशन समाप्त होता है। इसको फिर से एक बार जो है सो रिवाइज कर लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेंगे। तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पे। 389 कुल सदस्य संख्या। उसके चुने जाने का तरीका दलीय आधार पर अप्रत्यक्ष चुनाव। दलीय आधार पर अप्रत्यक्ष चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का अनुपात। और प्रांत 3 तरह के सदस्य थे, प्रांत से आने वाले, देशी रियासत और कमिश्नरी। इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो बैठकें हुई उसकी कुछ महत्वपूर्ण तिथि हैं। इन तिथियों को देख लेंगे। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। उद्देश्य प्रस्ताव आया। इसका मतलब जो संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है, उसका प्रारूप क्या होगा, वो होता है। अलग अलग समितियां बनी, कुल 13 समितियां थी, जिनमें 8 महत्वपूर्ण थे।
उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे? इसके अतिरिक्त BN राव और HC मुखर्जी 2 प्रशासनिक अधिकारी थे जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, और संविधान सभा के स्वरूप में एक परिवर्तन आया जो 3 चरणों से होकर गुजरा। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे। साथ में पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन की घंटी बजा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।